आज है 30 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले हैं सोलिगा। ये इंडिजिनस ट्राइब है कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। वहाँ पे जगह हैं जो फॉरेस्ट हैं, बिलगिरी रंगना हिल्स और माले महादेश्वरा के आसपास, वहीं पर ये रहते हैं। अभी भी हंटिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और ये पहली ट्राइब है जो किसी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहते हैं। इनको ये अधिकार कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद सोलिगा इकारिनेटा, ये वैस्प होते हैं, वैस्प जो मधुमक्खियाँ टाइप की होती हैं, ठीक है, वो हैं। और इनके इसी के नाम पे, सोलिगा ट्राइब के नाम पे ही इनका नाम रखा गया है। बिलीगिरी रंगन हिल्स की बात करें तो ये कर्नाटक में पड़ता है और वेस्टर्न घाट के नॉर्थ वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न मोस्ट एज पर है। यहाँ से कपिला और कावेरी नदियाँ बहती हैं। उसके बाद कवल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है। 2012 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये गोदावरी और कदम नदियों का कैचमेंट भी है। ठीक है। यहाँ पे जो जंगल है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। टीक और बैम्बू ज़्यादातर मिलते हैं बहुतायत में। फिर के नेक्ड स्टॉर्क, जिनको ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क कहते हैं, ये भी पोरबंदर के बड़दा सागर रिजर्वायर के आसपास देखे गए। ये काफ़ी लंबी वेटिंग बर्ड होती हैं और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ये वेटलैंड्स के आसपास या जो फ्लड प्लेन्स होते हैं रिवर के, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी पर हैं। फिर हैं धोल या एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये इंडिया में 3 क्लस्टर्स में पाए जाते हैं: वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कर्नाटक में पड़ता है और इसके आसपास जो प्रोटेक्टेड एरिया है, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, बिलगिरी रमनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, माले महादेव हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। यहाँ 3 नदियाँ आगे बहती हैं, यहाँ से कावेरी, अर्कावती और सिमशा। फिर हैं ब्लैक हेडेड इबिस। ये लार्ज वेडर बर्ड हैं जिनका जो शरीर होता है वो पंख वंख सब सफ़ेद होता है, लेकिन गले के ऊपर का हिस्सा, गला और गले के ऊपर का हिस्सा पूरा काला होता है। वहाँ पे पंख वंख भी कुछ नहीं होता। ठीक है। इनको वेडर बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, किसी भी इक्वेटिक एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं ये। और प्राइमरली ये जो वेटलैंड्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हुए, ठीक है, उन सब के आसपास इनको देखने को मिलता है। और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे इंडिया में। ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है। फिर है शुमंग लीला। ये मणिपुर में ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। इसका मतलब होता है कोर्ट यार्ड परफॉर्मेंस। इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिला का रोल निभाते हैं, जिनको नूपी शबिस कहा जाता है। और महिलाओं में जब महिलाएं करती हैं तो उसमें वो पुरुष का जो रोल होता है महिला निभाती है। कभी कभी ट्रांसजेंडर एक्टर्स को भी हायर किया जाता है कि वो महिला का रोल निभाएं। माना जाता है कि ये लाई हरोबा से आया है। लाई हरोबा फेस्टिवल है मणिपुर में। ठीक है। शुमंग लीला जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक नूपा शुमंग लीला, जिसमें परफॉर्मर सारे होते हैं वो मेन होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं। और नूपी शुमंग लीला जिसमें परफॉर्मेंस महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। लाई हरोबा मणिपुर में जो मीती कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल मनाती है और इसमें लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, रिचुअल सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको ऐश 2020-21 कहा गया। ये रिपोर्ट, ये स्टडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 2021 से की जा रही है, जिसमें अपने यहाँ जितने भी सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कवर किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो हायर इंस्टीट्यूशंस में लर्निंग परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको एसेस किया जाए और जो भी हमारे यहाँ डाटा है इससे रिलेटेड उनको कलेक्ट किया जाए, ताकि प्रोग्रेस को हम देख सकें कि हो रही है, नहीं हो रही है, निगेटिव जा रही है। ठीक है। इस बार के हाइलाइट्स जो हैं वो इसमें बताया गया कि जितना भी डाटा कलेक्ट किया गया वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया। ठीक है। एक वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट था जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने डेवलप किया था। ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से उस पर ये सारे डाटा कलेक्ट किए गए। की फाइंडिंग्स इसकी इंपॉर्टेंट है, मेंस के आंसर में काम आती हैं, प्री में तो शायद ही कभी पूछा जाए, पर एक बार देख लेते हैं। अपने यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1113 हैं, कॉलेजेस 43,796 और स्टैंड एलोन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 11,296 हैं। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 70 बढ़ी हैं पिछली बार की अपेक्षा में, जो इतने पिछली बार थे उससे ज़्यादा, मतलब अगर 19-20 की अपेक्षा देखा जाए 20-21 में, तो 70 नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। ठीक है। और इनरोलमेंट जो है वो भी बढ़ा है, अब बढ़ के 4.14 करोड़ हो गया है। ठीक है। और पहली बार माना जा रहा है कि 4 करोड़ से ऊपर बढ़े हैं। और
फीमेल इनरोलमेंट भी 2 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। पिछली बार की अपेक्षा 13 लाख बढ़े हैं। फिर नासा के वैज्ञानिकों ने पहला गामा रे इक्लिप्स देखा स्पाइडर स्टार सिस्टम में, ठीक है। स्पाइडर स्टार सिस्टम की बात करें तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें सुपर डेंस स्टार जो कि पल्सर होता है, बहुत तेज स्पिन करता है और अपने कैंपेनियन स्टार को खा जाता है, ठीक है। ये एनालॉजी ली गई है, जो स्पाइडर्स होते हैं वो मीट करने के बाद जो फीमेल स्पाइडर होती है मेल स्पाइडर को खा जाती है, ठीक है। तो इस जो स्पाइडर स्टार सिस्टम है, इसमें जो पल्सर स्टार है वो अपने जो कंपेनियन स्टार है उसके पहले आउटर एटमॉस्फेयर का जो भी मटेरियल होता है उसको खींचती है, धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ती भी है। जो एनर्जी जनरेट होती है उससे कंपेनियन स्टार का जो और भी सारा मटेरियल होता है वो भी दूर चला जाता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है कंपेनियन स्टार। ये 2 तरह के होते हैं, ब्लैक विडोज और रेड पैक। ब्लैक विडोज में जो कंपेनियन स्टार है वो पल्सर के 5% मास के बराबर होता है, रेड बैक में वो 10 से 50% मास के बराबर होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स होते हैं जो किसी एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड में ऑर्बिट कर रहे होते हैं, मतलब वो ग्रेविटेशनली बाउंड हैं एक दूसरे से, ठीक है। पल्सर क्या होते हैं, ये बहुत तेज स्पिन करते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो करीब 20 किलोमीटर तक ही होता है। मतलब इसमें जो रेडिएशन निकलती है, एनर्जी निकलती है, बहुत कंसनट्रेटेड होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार्स की बात करें तो ये जो बड़े स्टार्स होते हैं, जब उनका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसके बाद जो हिस्सा बचता है वही न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक सूरज जितना बड़ा है उसका पूरा मास किसी शहर के बराबर आकार में समेट दिया जाए, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। फिर है क्वांटम कोहेरेंस। ये वो आइडिया है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और जब उसकी वेव लाइक जो नेचर है उसको स्प्लिट कर दिया जाए 2 हिस्सों में, तो वो कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी और एक सिंगल स्टेट बनाने की कोशिश करेंगी, जिसको सुपरपोजिशन ऑफ 2 स्टेट कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे श्रोडिंगर्स कैट था, ठीक है, उसने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था। उसमें बताया गया था कि जो एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए कोई एक बॉक्स है उसमें जहर है, या मान लीजिए बॉक्स है उसके अंदर सांप है, और आपको पता नहीं है, मतलब जब तक बॉक्स बंद है आपको पता नहीं है कि बिल्ली जिंदा है या मर गई, ठीक है। दोनों ही चीज़ अजम्पशन में ली जा सकती हैं कि मर भी गई है, जिंदा भी हो सकती है, कि जब तक आप वो बॉक्स खोलेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये यही चीज़ है जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसमें 0 1 के अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। इसी पर डिपेंड है कि आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि वो किस स्टेट में है। और क्वांटम इंटेंगलमेंट इसी चीज़ से डील करता है। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं, अगर एक की प्रॉपर्टी आपको पता चल गई तो दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना भी दूर होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी। फिर वेव का सुपरपोजिशन, इसका मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक वेव्स ओवरलैप करती हैं स्पेस में, तो जो उनका रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा वो उन सारे वेव्स के अलग अलग डिस्टर्बेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्यूबिट, क्वांटम बिट्स, ये क्लासिकल बिट की क्वांटम मैकेनिकल एनालॉग हैं। क्लासिकल बिट्स जो हमारी होती हैं, क्लासिकल बाइनरी बिट 0 और 1, ठीक है। लेकिन क्यूबिट में क्या होता है, वो 0 को भी रिप्रेजेंट करती है, 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और उन दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन दोनों के जो सुपर पोजिशन होगा उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग चंडीगढ़ में होगी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप जो है वो G20 का फाइनेंस ट्रैक है जो फोकस करेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करने पे और जो चैलेंजेस हैं वल्नरेबल कंट्रीज़ को, ठीक है। इसमें G20 मेंबर नेशन से 100 डेलीगेट्स आएंगे और इसको मॉडरेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI। हिंडनबर्ग रिसर्च एक संस्था है, उसने अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने जो स्टॉक्स होते हैं उसका मैनिपुलेशन किया है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है कि पहले जो स्टॉक्स हैं उसको सस्ते में खरीदो और महंगे पर बेचो। इसमें आप वो स्टॉक होल्ड किए रहते हैं काफ़ी दिन तक, और जब उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप उसको बेचते हैं, इसी से प्रॉफिट आपका आता है, ठीक है। लेकिन ये जो शॉर्ट सेलिंग है जिसको शॉर्टिंग कहते हैं, इसमें चीज़ें रिवर्स में होती हैं, ठीक है। इसमें पहले महंगा पर बेचा जाता है और जब उसकी प्राइसेस गिरती हैं तब उसको ख़रीदा जाता है, ठीक है। और इसमें जो मतलब सिक्योरिटीज़ होती हैं उस वो ओन नहीं की जाती, वो बोरो की जाती हैं। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक को जो ब्रोकरेज के थ्रू बोरो किए होते हैं उसको उसके शेयर बेचकर पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो शेयर बेचते हैं, अगर उसके प्राइसेस जो हैं उनके एक्सपेक्टेड लेवल पर लो हो जाता है तो उसको खरीद लेते हैं वापस, ठीक है। पर अगर नहीं होता, इन केस उसका प्राइस जो है अप्रिशिएट कर रहा है शेयर का, तो उनको मजबूरी में उसको खरीदना पड़ेगा और इस कारण उन ट्रेडर्स को नुकसान होता है, ठीक है।
तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।